हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी में। आज हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसे कि हमने पहले चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, उसमें हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 119 तरीके के एलिमेंट पाए जा रहे हैं इस दुनिया में, और जितनी भी सारी की सारी चीज़ें वो इन्हीं एलिमेंटों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ऐसे ही अम्ल, क्षार एवं लवण इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। जैसे कि अम्ल, क्षार एवं लवण है, इसमें हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन जो हमारे एलिमेंट है, जिसके बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसमें देखा था कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो इनमें पाया जाता है अम्ल, क्षार एवं लवणों में। और जिन चीज़ों में हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जा रहा है तो वो चीज़ें निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ों में से एक होंगी। तो जानने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन आयन पाया किसमें जा रहा है, सबसे ज़्यादा वाटर में। और हमारी धरती पर जितनी की जितनी चीज़ें पाई जा रही हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस पानी से संबंधित हैं। जितनी भी सजीव चीज़ें पाई जा रही हैं, तो देखते हैं अब हमारा इसमें क्या यूज है। सबसे पहले अम्ल। अम्ल किन्हें कहते हैं? अम्ल जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें सारी की सारे अम्ल पाए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें खट्टी होंगी उनमें अम्ल पाया ही जाएगा। अतः हम क्या कहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी क्या क्वालिटी पाई जाएगी इनकी? इनको जब हम पानी में छोड़ेंगे तो H+ आयन देते हैं। जैसे क्या H+ आयन देंगे, इनको पानी में अम्ल को छोड़ेंगे तो H+ आयन देंगे। और तीसरी जो खास बात है इनकी, ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये लिटमस क्या होता है? ये लिटमस एक तरीके का प्लांट होता है, और ये प्लांट जो पाया जाता है, अगर इसके ऊपर, इसके नीले कलर के ऊपर अगर हम इसके ऊपर कोई भी पदार्थ डाल रहे हैं और अगर उसका कलर चेंज होकर के अगर लाल हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही क्षार, जो क्वालिटी अम्ल में पाई जा रही हैं उनके बिल्कुल ही डिफरेंस, यानी कि बिल्कुल ही अलग क्वालिटी जो पाई जाएंगी वो क्षार में पाई जाएंगी। अम्ल जो थे वो स्वाद में खट्टे पाए जा रहे थे, ये स्वाद में कैसे पाए जाएंगे? नमकीन। यानी कि जितनी भी कड़वी चीज़ें होंगी, नमकीन चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी क्षार में आएंगी। और दूसरी बात, अम्ल जो थे वो क्या दे रहे थे? H+ आयन, तो ये क्या देंगे हमारे लिए? OH-। ठीक है ना। OH- आयन किसके साथ? जब पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो OH- छोड़ेंगे। और तीसरी चीज क्या थी अम्ल के बारे में जो हमने पढ़ी थी कि वे नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, तो ये क्या करेंगे? लाल लिटमस को क्या करेंगे? नीला। बिल्कुल ही उल्टा। ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों चीजें हो गई। अब तीसरा पॉइंट है हमारा सूचक। सूचक किन्हें कहते हैं? सूचक, जैसे कि ही हमें नाम से पता चल रहा है कि सूचक यानी कि सूचना देने वाला। कोई भी चीज जो है वो अम्ल है या फिर वो क्षार है या फिर वो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, यानी कि लवण है, तो उसको क्या कहेंगे? सूचक। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं जिनसे हम किसी भी पदार्थ के बारे में यह जानकारी हासिल करते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है या फिर वो लवण है। कौन कौन से वो होते हैं सूचक? ऐसे सबसे पहले नंबर 1 होते हैं प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 रासायनिक सूचक। नंबर 3 गंधीय सूचक।
प्राकृतिक सूचक कौन से हो गए? प्राकृतिक सूचक वो सूचक कहलाते हैं जो कि हमें प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं, और प्रकृति से प्राप्त होते हैं जब उनके ऊपर कोई भी पदार्थ हम XYZ कोई भी पदार्थ हो उसके ऊपर डालते हैं और वो अपना कलर या कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं, उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है, वो तो कहलाएगा प्राकृतिक सूचक। रासायनिक सूचक जो कि लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी पदार्थ छोड़ा जाता है और उनसे हमें ये पता चलता है ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है या फिर वो लवण है। नंबर 3 गंधीय सूचक, गंध यानी कि खुशबू, यानी कि ऐसे पदार्थ जब किसी भी पदार्थ के ऊपर उस चीज को छोड़ा जाता है और उनकी गंध में जो चेंज होती है, यानी कि गंध जब बदलती है उस गंध के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो अम्ल है या क्षार है या फिर वो लवण है। तो नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 लिटमस, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ाई है, एक तरीके का प्लांट होता है। दूसरा हल्दी, हल्दी के बारे में सब जानते ही हैं। देखो साहब, नंबर 1 लिटमस। अगर हम लिटमस के ऊपर किसी भी पदार्थ को डाल रहे हैं, किसी भी, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा कि अम्ल है या वो क्षार है, हम किसी भी पदार्थ को डाल रहे हैं और अगर उसका कलर चेंज होकर के अगर रेड कलर हो रहा है तो वो चीज क्या है? अम्ल, ठीक है ना। और अगर कलर चेंज होकर के उसका कलर नीला हो रहा है तो वो क्या है? क्षार। ऐसे ही हल्दी, हल्दी के ऊपर हमने कोई पदार्थ गिराया और उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कलर है वो नहीं बदल रहा है, तो वो क्या है? अम्ल। और अगर कलर बदल करके यानी कि रंग चेंज होकर के लाल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षार। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में, आप जब खाना खाते हो तो खाना खाते समय आपके कपड़ों के ऊपर सब्जी या पीला कोई ऐसा दाग धब्बा लग जाए और अगर आप उसके ऊपर साबुन से धोते हो उसे, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि आपका जो साबुन होता है जिससे हम, साबुन कौन सा? जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि उसके अंदर क्षार ज्यादा पाए जाते हैं। और जो सर्फ होती है हमारी डिटर्जेंट, उसके अंदर हमारे अम्ल और क्षार दोनों की दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हमारे हुए प्राकृतिक सूचक। अब है हमारे नंबर 2 कृत्रिम सूचक जो कि हमारे 2 हैं, पहले की तरह ही 2 ही हैं। ये हमारे क्या कृत्रिम सूचक कौन से सूचक हो गए? जो हम प्रयोगशालाओं में जिन केमिकलों को तैयार करते हैं। बात वही है, डेफिनेशन वही है कि कोई भी पदार्थ XYZ हो और अगर हम उनके ऊपर डालें, जैसे कि हमने लेबोरेटरी में फिनोल्फ्थालीन को तैयार किया और अगर हम फिनोल्फ्थालीन के ऊपर कोई भी पदार्थ जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी पदार्थ गिरा रहे हैं और अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पानी जैसा कलर, पानी का कोई कलर नहीं होता, आपने देखा होगा कलरलेस होता है पानी, तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे साहब ये अम्ल है। और अगर उसका कलर चेंज होकर के गहरा गुलाबी
समझ रहे हो, गहरा गुलाबी या फिर बैंगनी, बैंगनी कलर हो जाता है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज के ऊपर कोई भी पदार्थ जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये अम्ल या क्षार है, और उस पदार्थ को अगर हम मेथिल ऑरेंज में गिराते हैं और कलर चेंज होकर के अगर लाल कलर आ रहा है तो हम कहेंगे ये अम्ल है, और अगर कलर चेंज होकर के उसका कलर पीला हो जाता है तो हम कहेंगे ये क्षार है। अब नंबर 3 है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी कि खुशबू से। जैसे कि गंधीय सूचक यानी कि जिससे हम पदार्थ का पता लगाते हैं कि वो अम्ल है या फिर वो क्षार है। सबसे पहले हम प्याज का रस लेंगे। प्याज के रस के अम्ल, प्याज के रस में हम कोई भी पदार्थ मिला रहे हैं और जो प्याज की गंध है वो खतरनाक हो जाए, यानी कि एक संग एक्सट्रीमली बढ़ जाए, वो एक साथ बढ़ जाए, तो अगर उसकी जो गंध है प्याज की अगर एक साथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे वो पदार्थ जो डाला गया है वो अम्ल है। और अगर प्याज की जो गंध है यानी कि खुशबू है वो आना ही बंद हो जाए, बिल्कुल कि कोई खुशबू नहीं आ रही, प्याज की भी नहीं आ रही, तो हम उसे कहेंगे वो क्षार है। ऐसे ही वेनिला, वेनिला क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज में आता है। वेनिला की आइसक्रीम आपने सुनी होगी, वेनिला फ्लेवर जो चलता है। ऐसे ही वेनिला फ्लेवर में अगर हम कोई भी पदार्थ डाल रहे हैं और वेनिला की खुशबू वैसी ही आ रही है जो ओरिजिनल वेनिला की है, यानी कि वेनिला की जो खुशबू है ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है ना चेंज हो रही है, तो वो पदार्थ कौन सा है, अम्ल है। पदार्थ डालने पर वेनिला की जो खुशबू है ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है ना बदल रही है, तो वो है अम्ल। और अगर कोई भी गंध नहीं आ रही, वेनिला की भी गंध नहीं आ रही, तो वो क्या है, क्षार। ऐसे ही लौंग का तेल, जो आपके दांत जब दर्द करते हैं तो बताते हैं कि लौंग का तेल लगाना चाहिए। ऐसे ही जब लौंग के तेल में हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं और उसकी जो गंध है वो बदल नहीं रही है, लौंग की तेल की खुशबू जो है वो बदल नहीं रही है, सिर्फ लौंग के तेल की ही खुशबू आ रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है और ना ही बदल रही है, तो वो पदार्थ कौन से हैं, अम्ल हैं। और कोई भी गंध नहीं आ रही पदार्थ डालने के बाद, लौंग के तेल में अगर हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं और लौंग के तेल की भी जो खुशबू है या बदबू है वो आ ही नहीं रही, तो वो क्या है, क्षार है। कोई गंध नहीं आती। अब देखेंगे हम नेक्स्ट 3 टॉपिक पढ़ लिए हमने। हमने अम्ल पढ़ लिए, हमने क्षार पढ़ लिए, हमने उनके सूचक पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट वही है हमारा, पहले तो हम अम्ल की जो अभिक्रियाएं करेंगे, फिर हम क्षार की अभिक्रिया करेंगे। तो अम्ल की जो अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया कर रहे हैं धातु से। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण, और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकलती है, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है।
अम्ल है और किससे क्रिया कर रहा है? धातु से। और जब धातु से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? लवण। और हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल रही है बाहर, इसके लिए हम साइन लगा देंगे ऊपर का, यानी कि गैस जो निकलती है वो ऊपर निकलती है। ठीक है। अम्ल HCl, यहाँ पे H दिख रही है आपको, जितनी भी चीजें जिनके आगे H लगी हो वो सारी की सारी अम्ल कहलाएंगी। देखो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? धातु, मेटल। जिंक नाम सुनाई होगा आपने। ये दोनों जने मिलकर के क्या बना रहे हैं? जिंक क्लोराइड। और ये हमारी हाइड्रोजन है। ये इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है और बताया भी गया है स्पेशल तरीके से। और सेम यहीं पे देख लो आप कि ऐसे ही लवण नंबर 2, लवण नहीं सॉरी, क्षार। क्षार भी जब किससे क्रिया करेंगे? धातु के साथ, तो वो भी क्या बनाएंगे? लवण। और हाइड्रोजन गैस है जो वो बाहर निकलती है, जैसे कि देखो यहाँ पे अम्ल और क्षार में ये बेसिक डिफरेंस जो है वो तो आपके समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे जिनके आगे H लगा है वो तो सारे के सारे अम्ल हैं, और जिनके पीछे OH लिखा है वो सारे के सारे क्या हैं? क्षार हैं। अब ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया कर रहा है? जिंक से ही। क्या बना रहा है? लवण। इस लवण का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन निकल रही है। यानी कि कहने की बात यह है कि अम्ल और जब क्षार दोनों की दोनों धातुओं के साथ जब क्रिया करती हैं तो सेम तरीके के प्रोडक्ट उत्पाद बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को दोनों को नोटिस कर लेना कि ये हाइड्रोजन निकल रही है, इसका क्या कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन निकल रही है? अब टिप्पणी दे रखी है आपकी बुक में कि कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है। इसके लिए ऐसा करते हैं कि जो रासायनिक क्रियाएं जो हमने करी हैं, हमने क्या बनाया था? अम्ल लिया था, और हमने क्या लिया था? धातु ली थी, और क्या बना था? लवण बना था, और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकली थी, अम्ल या क्षार। यही रिएक्शन थी जो पिछले उसमें करके आए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं? हमने एक परख नली ली, ठीक है, उसके अंदर हमने HCl भर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें भर लिया। और उसमें हमने क्या किया? कोई भी दानेदार, दाने में ही होती है वैसे जिंक के दाने डाल दिए। 100% ऐसा ही होगा, प्रोडक्ट यही बनेंगे तुम्हारे, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नली लगा देते हैं। नली क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मैंने बताया था कि ये बाहर निकलेगी, तो बाहर निकले तो ये हमारे वातावरण में उड़ नहीं जाए, इस नली में होकर के इकट्ठी होकर के नीचे आ जाए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में पानी भर के रख देंगे। प्लेट में जब पानी भर के रख दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर गैस बनी, यहाँ पे 2 चीज बन रही हैं, सोडियम क्लोराइड, एक तो ये बन रहा है, और क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। सोडियम क्लोराइड तो इस परख नली में ही रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें उड़ करके यहाँ पे इकट्ठी होती 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 कहाँ पे आके गिरेगी? यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है? पानी। ठीक है, पानी में आकर के हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस क्योंकि पानी से हल्की होती है तो वो क्या काम करेगी? वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पानी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और जब पानी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे? बबल बनेंगे, बबल। अब अगर हम इन बबल्स के ऊपर, एक तो हमें यहीं पे पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है क्योंकि बबल बन रहे हैं, और कैसे आगे पता लगाएं? अगर हम इन बबल के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं तो पॉप साउंड के साथ, यानी कि पॉप, पटाखे की सी आवाज आएगी, उस साउंड के साथ फटती हैं ये बबल।
ऐसे हमें पता चलती है कि जो गैस निकल रही है वो क्या, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब समझ में आ गया आपके। कोई भी टेस्ट ट्यूब लेनी है यानी कि परख नली लेनी है, उसमें आपको क्या डालना है, या तो आप HCl डाल दो या NaOH डाल दो, कोई भी डाल दो। इसमें फिर मेटल डाल दो, कोई सी भी मेटल डाल दो, भले ही फेरस डाल दो, लोहा डाल दो, जिंक डाल दो, कोई सी मेटल डाल दो। तो जो आपके लवण बन रहे हैं वो तो नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, ये तो होंगे आपके लवण। और जो गैस मैंने बताया था जो ऊपर उड़ के जाएगी वो इस नली में इकट्ठा होते हुए पानी में जाके गिरेगी। और क्योंकि गैस हल्की होती है तो ऊपर आने की कोशिश करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी तो क्या बनाएगी, बबल बनाएगी। और यहीं पे हमें पता चल जाता है जो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ये बबल जो है वो फट जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पॉप के बारे में बताइए, पॉप साउंड कब निकलती है, या हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, कैसे पता चलेगा। ठीक है। अब अगली रिएक्शन है हमारी, जब अम्ल और क्षार, अम्ल या क्षार किससे क्रिया करेंगे, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट सॉरी, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। जब अम्ल और क्षार धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपने अम्लीय लेंगे और हम रिएक्शन किससे कराएंगे, सबसे पहले धातु कार्बोनेट के साथ। कौन कौन से उत्पाद बनेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही हमारे लवण बन रहे हैं, फिर लवण के साथ क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, और क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल रही है। देखो ना, अम्ल वही है, अम्ल जिनके सामने जुड़ा हुआ वो सारे के सारे अम्ल कहलाते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु कौन सी होगी हमारी, सोडियम, और ये कौन सी होगी हमारी, कार्बोनेट। जिनके पीछे हमेशा ये याद रखना, ये बेसिक चीज है, जिनके पीछे CO3 लिखी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट। ये क्या होगी हमारी मेटल, कौन सी मेटल, सोडियम मेटल, यानी कि धातु हमारी। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना रहे हैं, लवण। ये कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, और ये तो हमारे निकल रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। यानी कि आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि जब अम्ल जो है वो धातु और धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो लवण बनाते हैं, प्लस पानी का मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि पानी बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि आपने पिछली वाली रिएक्शन में देखा था कि हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़कर जा रही थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब नंबर 2 पे, अब अम्लों की क्रिया हमें किनसे करानी है, धातु बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, यही चीज बनेंगी, बहुत इजी है। लवण बन रहे हैं, वही पानी का मॉलिक्यूल बन रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। देखो वही चीज है सेम, बिल्कुल एक शब्द का हेरफेर हुआ है, बस एक शब्द का। क्या हुआ है, बाई। यहाँ पे धातु कार्बोनेट है, यहाँ पे धातु बाई कार्बोनेट है, और बाई के आते ही यहाँ पे क्या आ गई, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गई। वही सेम फॉर्मूला है। अम्ल जब हैं, जब धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो वो ही चीजें बना रहे हैं। यहाँ पे भी लवण बन रहा है, यहाँ पे भी लवण बन रहा है, यहाँ पे भी पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहाँ पे भी पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मिल रही है। देखो HCl बताता जा रहा हूँ, जिनके सामने H लगी हो वे सारे के सारे अम्ल, यानी कि अम्ल। और
देखो Na सोडियम, ये क्या है धातु मेटल, बाई की जगह पे आ गया H, और कार्बोनेट मैंने बताया था जिन चीजों के पीछे CO3 लिखी आती है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या बनना है NaCl क्या है लवण, तो यहाँ पर भी लवण, और ये क्या हो गया पानी, और ये क्या हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ऊपर की साइड में चली जाती है। अब यहाँ पर भी जो हमने पहले रिएक्शन देखी थी कि वो हाइड्रोजन गैस की जब हमने पता लगाया था कि कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है, ऐसे ही हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो गैस निकल रही है कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब देखो जो हमने पहले किया था वही जो रिएक्शन हमने पहले लिखी थी, तो उसमें क्या करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो उसमें हम चूना मिले हुए पानी में उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। जब उस जैसे वही अभिक्रिया हमारी हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट भी डाल दिया और इसमें हमने मेटल भी डाल दी, यहाँ पे क्या बनेगा लवण बनेगा। लवण कैसा बनता है देखो, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें क्या किया हमने इसको भी HCl से भर लिया, इसमें क्या किया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दी इसमें। अब इसमें तीन चीजें बनेंगी, जो लवण होंगे वो तो क्या होंगे नीचे जमीन पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, तीन चीज तो बन रही थी वहां पे, और पानी पानी था वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि पानी हल्का होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ पानी आ जाएगा नीचे की तरफ लवण आ जाएंगे। और जो तीसरी चीज कौन सी बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा किया था ऐसे ही हम एक प्लेट में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा कर लेंगे। और इस प्लेट में क्या रखा हुआ है, इसमें चूने का पानी रखा हुआ है, चूने का पानी सोडा लाइम, इसमें चूने का पानी मिला हुआ रखा है। और जैसे ही ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर के इस पानी में होकर के निकलेगी ऊपर की साइड में आएगी, तो ये क्या होगी ये अपना कलर चेंज कर लेगी। और कैसा कलर कर लेगी दूधिया कलर बना लेगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा दूधिया, दूध जैसा कलर हो जाएगा, दूधिया रंग, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने क्या भरा HCl भरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा, और इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। और तीन चीजें बन रही हैं, लवण लवण जो थे आपके वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, पानी है वो ऊपर की साइड में आ जाएगा क्योंकि पानी हल्का होता है, और गैस जो होती है वो पानी से भी हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे हम इस गैस को इकट्ठा कर लेंगे, गैस के नीचे एक नली ला करके पानी भर के रख देंगे, उस पानी में क्या मिला हुआ है उसमें मिला हुआ है चूना। और जैसे ही गैस आकर के पानी में जाने की कोशिश करी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा दूधिया कलर। ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। और इसमें हमने क्या मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है CaCOH2 यानी कि चूने का पानी। और ये क्या आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है जो मिल रही है, क्या मिलके बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं जो जिसको हम दूधिया रंग कह रहे हैं, और ये तो हमारा पानी है ही है H2O। और इन्हीं के साथ ही धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, इनके साथ जब क्षार क्रिया करते हैं तो अम्ल जब क्रिया करते हैं तो तीन चीज निकली रही हैं, जब क्षार क्रिया करते हैं तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, यानी कि क्षार जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हमने दो रिएक्शन पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ ली धातुओं के साथ और एक धातु कार्बोनेटों के साथ और धातु बाइकार्बोनेटों के साथ। अब तीसरी चीज है हमारी, यदि हम अम्ल नंबर 3, यदि हम अम्ल और क्षार की ही आपस में रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, जब अम्ल और क्षार की जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो लवण
और पानी यानी कि H2O मिलता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl। NaCl क्या होता है, लवण, और बचेगा क्या, H2O यानी कि पानी। ठीक है, यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में ही रिएक्शन करेंगे तो दोनों की दोनों लवण प्लस पानी बनाएंगे। ये हमारा हो गया अम्ल और ये हो गया हमारा क्षार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है, जो और आपकी बुक में भी अलग से दे रखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण किससे कहते हैं, उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं न्यूट्रल, यानी कि वो किसी की तरफ नहीं हो, दो जनों में लड़ाई हो रही हो, ना तो वो उस साइड में हो ना ही वो इस साइड में हो, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी अभिक्रिया को जो आपने ऊपर पढ़ी है अभी, इसी को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में मिले, आपस में मिलकर के उन्होंने लवण बना लिया और पानी बना लिया। अब जो ये लवण बना है, ठीक है, और ये पानी बना है, ये किन से मिलकर के बना हुआ है, अम्ल और क्षार से। इसमें अम्ल का तो Cl और क्षार का सोडियम Na, ये दोनों आपस में मिलकर के बने हुए हैं। यही आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे की पढ़ाई हम करेंगे हमारे पार्ट सेकंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।